This conference will now be recorded. नमस्कार। आयुर्वेदीय पुणे एवं आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन आयोजित इस आयुर्वेदीय अभ्यासमाला में आपका स्वागत है। आज हम जिनका व्याख्यान सुनने जा रहे हैं वो है वैद्य निखिल पेंड से। वो पुणे से है। उनका आज का व्याख्यान का विषय रहेगा नाड़ी विज्ञान। पुश्तैनी नाड़ी विज्ञान के जानकार है वो और बहुत यशस्वी प्रैक्टिशनर है। मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो अपना व्याख्यान शुरू करें। नमस्ते। जैसे हमने पिछली बार सुना था, हम नाड़ी परीक्षा को अगले पैतरे में लेके जाएंगे आज। जैसे पहले व्याख्यान में एक्सप्लेन किया गया था, उसी प्रकार नाड़ी जो है वो दोष नाड़ी, धातु नाड़ी और स्पर्श नाड़ी, ये 3 डिवीजन मैंने की है सिंप्लिसिटी के लिए। पिछली बार दोहराई हुई बात मैं इस बार फिर बताना चाहूँगा। ये जो नाड़ी विज्ञान है, ये नाड़ी विज्ञान जैसे मेरे गुरु पिताजी डॉक्टर उदय पेंडसे जी से मैंने सीखा 5 साल उनके यहाँ रह के, और उसके बाद अगले 10-12 मेरे साल के प्रैक्टिस में जो मैंने एक्सपीरियंस किया, उस हिसाब से एक्सप्लेन करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। जो स्पर्श बताए जाएंगे, जो धातुओं के लक्षण जो है वो बताए जाएंगे, तो वो जो है वो सब अनुभूत इस प्रकार का, जितना जैसा जिस चीज़ का जैसा जितना अनुभव रहा वैसा ही उसे आपके सामने रखने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। इसमें पिछली बार भी कुछ डाउट्स आए थे, इसलिए वापस उन चीज़ों को मैं दोहरा रहा हूँ। ये जो है ग्रंथों का जो है, ग्रंथ जो है उसमें बताई हुई नाड़ी विज्ञान और आज जो मैं बताऊंगा वो नाड़ी विज्ञान, वो एक तो जैसे हमने पिछली बार दोष नाड़ी देखी थी, वात पित्त कफ तीनों चीज़ों का जो था, उसमें जो भी चीज़ों में जैसे जैसे बदलाव ऑब्जर्व किए जाते थे, किए जाते हैं, वो किस प्रकार किए जाते हैं, उस हर चीज़ का एनालिसिस कैसे होता है, किस चीज़ का कनेक्शन किसके साथ करना चाहिए, कौन से दोष जो बढ़े हुए हैं या दोषों ने जो भी व्याधि निर्मिति करने के लिए जो दूषित होने के बाद उनका जो स्थान संश्रय, मतलब जहाँ पे वो तैयार होते हैं और जहाँ से माइग्रेशन उनका जहाँ जहाँ होता है, वहाँ वहाँ वो जाने के बाद किस प्रकार नाड़ी में उसका फाइंडिंग आ सकता है, इस सब के बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो दोष नाड़ी में वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये तीनों दोषों की नाड़ी जो है वो उनके 5-5 उप प्रकारों से किस प्रकार देखी जाती है, और वो पांचों प्रकार जो है वो एक दूसरे के साथ किस तरह से लिंक्ड है, और वो दोनों हम एक साथ किस प्रकार देख सकते हैं, ये हमने लास्ट टाइम देखा था। तो आज मेरे गुरुजी और पिताजी डॉक्टर उदय पेंडसे जी को, धन्वंतरी भगवान को और आप सारे श्रोताओं को एक बार नमन करके मैं आज का जो बातें बताने जाऊंगा नाड़ी के बारे में, वो शुरू करना चाहूँगा। इसके बारे में हम कुछ चीज़ अगर अपने साथ रखेंगे तो ये हमें अगला जो पार्ट है, धातु नाड़ी जो अभी है, ये इसके अगला जो पार्ट रहेगा स्पर्श नाड़ी, तो उसके लिए समझने में समझने में आसानी हो जाए। हाँ, हेलो हेलो। तो
वो समझने में हमें आसानी हो जाएगी। इसमें से कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ें अगर आप अपने पास रखोगे तो उससे हमें ये जो नाड़ी के टाइप्स और आगे के जो नाड़ी के स्पर्श में जो बताने जाऊँगा, वो समझने में हमें आसानी हो जाएगी। उसमें 4 बेसिक चीज़ें आपको कैरी करनी है। एक दोरा जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग कोई भी, दूसरा जो है वो एक बॉल पेन, और तीसरा जो है वो एक पेंसिल, लकड़ी का जो पेंसिल रहता है जिससे हम ड्राइंग्स करते हैं। ये 3 चीज़ें आपको अपने साथ रखनी है। तो इसका क्या रिलेशन है और क्या है काम, वो मैं आपको अगले इसके धातु नाड़ी के अगला जो पार्ट रहेगा वो बताते टाइम मैं आपको उसका सिग्निफिकेंस जो है वो कैसे किस लिए हमें उसको इस्तेमाल करना है वो मैं बताऊंगा आपको। तो अभी हम धातु नाड़ी शुरू करते हैं। धातु नाड़ी जो है वो यूजुअली लेफ्ट हैंड पे देखी जाती है, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था उसी प्रकार। प्रीवियस स्लाइड में जैसे हमने देखा था उसी प्रकार अंगुष्ठ मूल के नीचे 2 उंगलियां छोड़ के हम जो इंडेक्स फिंगर है वो सबसे पहले प्लेस करेंगे, उसके बाद मिडिल फिंगर, उसके बाद रिंग फिंगर। ये जो है वो डायरेक्शन है फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स। सबसे पहले आएगा इंडेक्स फिंगर और सबसे लास्ट में आएगा रिंग फिंगर। तो पहला जो है इंडेक्स फिंगर जो है वो है वात दोष का, दूसरा जो है वो है मिडिल फिंगर, वो है पित्त दोष का, और तीसरा जो है वो है रिंग फिंगर कफ दोष के लिए। तो नाड़ी का जो स्पर्श है, जो फीलिंग है, वो जैसे हमने दोष नाड़ी में देखा कि हमें 5 अपने उंगलियों के डिविजन्स करने हैं और उसमें हमें देखना है, उसी प्रकार यहाँ पे हमें 7 डिविजन्स करने होंगे। अभी जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दोनों जगह पे स्क्रीन विजिबल है, दोनों जगह पे स्क्रीन विजिबल है। पिछली बार आता कुठली स्लाइड, कुठली स्लाइड दिसते तिथे मोबाईल मध्ये, कुठली स्लाइड दिसते? ब्लँक दिसते. धातु नाडी वातदोष. धातु नाडी वातदोष दिसते सर. श्रेया देवरे, तुम्ही बोलू नका, मी कम्युनिकेट करतोय सरांशी. कृपया कोणीच बोलू नका या ग्रुपमध्ये. हा सर, आता दुसऱ्या याच्यामध्ये झाली स्ट्रीम. झाली. ओके ओके ओके. आता जैसा हम देख रहे थे, धातु नाड़ी जो है वो इंडेक्स फिंगर पे रस रक्त मांसमेद अस्थि मज्जा और शुक्र, इन सातों धातुओं में सबसे पहले हम उसको फील करेंगे इंडेक्स फिंगर पे। जैसे कि दोष नाड़ी देखते हुए बताया गया था कि सबसे प्रोमिनेंट जो है, अगर हमने 100 केसेस देखे कोई भी डिसीज के, कोई भी प्रकार के, तो उसमें से 80 टाइम्स ऐसा होता है कि वात दोष की नाड़ी जो है वो प्रोमिनेंट दिखती है, 40 टाइम्स ऐसा होता है कि पित्त दोष की नाड़ी दिखती है, और 20 टाइम्स ऐसा होता है कि कफ दोष की नाड़ी दिखती है। तो इसी प्रकार जैसे हमने दोष नाड़ी में देखा, वैसे उसी प्रकार धातु नाड़ी देखते टाइम भी हम लेफ्ट हैंड पे जब देखेंगे तो रस रक्त मांसमेद अस्थि मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु जो है वो वात दोष वाला जो अपना उंगली है, दैट इज इंडेक्स फिंगर, 7 divisions of index finger starting from rasa dhatu, rasa rakta mans med asthi majja and shukra. These 7 dhatus to be felt on the pulse of index finger. And again I'm repeating a fact that you should use the middle part of a finger, first phalange, middle part. अगर आप
टिप ऑफ द फिंगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बार हमारा खुद का एनास्टोमोसिस जो है वो उंगली के उस पार्ट पे होने के कारण हमें जो पल्स का रीडिंग मिलता है वो बहुत बार फॉल्स मिलता है। तो मिडिल पार्ट ऑफ द फर्स्ट phalange of your index finger is to be used to identify which धातु। तो अभी हम इसके आगे जाके रस और वात दोष, रक्त और वात दोष, मांस और वात दोष, अस्थि और वात दोष, इस प्रकार जो है, जैसे हमने दोष नाड़ी में देखा कि वात का कौन सा टाइप, प्राण उदान अपान समान म्यान में से कोई भी एक टाइप, दो टाइप जो भी बिगड़ा हुआ है वो हमें पल्स पे उसका रीडिंग मिल गया। तो उसी प्रकार रस धातु जो है वो वात दोष की जो उंगली है दैट इज इंडेक्स फिंगर पे अगर रस धातु है तो वात जो है वो बढ़ने के बाद रस का क्षय करेगा या वृद्धि करेगा, इस प्रकार सोच के रस की वृद्धि की और रस के क्षय की दोनों के जो लक्षण है तो वो जो है वो हमें देखने हैं वहां पे। मान लो कि रसे रौक्षम श्रमः शोषो ग्लानि शब्दा सहिष्णुता, ये जो शब्दा सहिष्णुता, ये सारी ये जो रस क्षय के लक्षण जो है ये वात दोष में रस धातु दिखने के बाद बहुत से टाइम रस जो है वो क्षय की तरफ गया होता है। तो रस क्षय के लक्षण जो है वो हमें वात दोष की रस धातु की नाड़ी बताती है। उसी प्रकार रक्त जो है वो रक्ते अम्ल शिशिर प्रीति शिरा शैथिल्य रुक्षता, तो रक्त के ऊपर और वात दोष की जो नाड़ी है वो जब हमें दिखाई देती है तो हमें रक्त दोष के क्षय के जो लक्षण है वो वहां पे आइडेंटिफाई करने चाहिए। उसी प्रकार मांस धातु जो है वो जब वात दोष की नाड़ी में फील होता है तो मांसे क्ष, ग्लानि, गंडस्फिक, शुष्कता, संधि वेदना, ये जो मांसक क्षय के जो लक्षण है ये लक्षण जो है ये सारे हमें दिखाई देते हैं धातु नाड़ी पे। मांस धातु जो है वो क्रोनोलॉजिकली ऊपर से 3rd नंबर पे आएगा। अभी ये जो डिवीजन है ये बहुत सूक्ष्म और बहुत छोटे मायने में, जैसे मैंने अभी यहाँ पे वो फिगर उंगली का जो है काफी बड़ा करके वहां पे वो 7 डिवीजन जो है वो आपको सामने दिखे, इसलिए वो कितने भी क्लैरिफाई किए हैं तो भी जब तक आप उसको 1-to-1 पेशेंट देख के बार बार फील नहीं कर सकते तब तक ये जो है ये समझना काफी मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार यह भी रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सातों जो धातु है ये धातु नाड़ी में वात दोष के ऊपर रस धातु, वात दोष के ऊपर मांस धातु, वात दोष के ऊपर रक्त धातु। तो जैसे हमें दोष नाड़ी में कुछ आइडेंटिफाइड पीक्स है, मान लो अपान और समान ये 2 वायु है और पाचक पित्त है, और यहाँ पे अगर शुक्र धातु है या अस्थि धातु है या रक्त धातु है तो रक्त धातु का संबंध जो है वो पाचक पित्त से या पित्त से, रक्त और पित्त जो है वो आश्रयाश्री इंटरडिपेंडेंस या एक साथ रहते हैं, ऐसा हमें जो ज्ञात है। उसी प्रकार रक्त दोष धातु नाड़ी जो है वो रक्त दोष पे, वात की उंगली पे रक्त दोष पे है और वहां पे अगर पाचक पित्त है तो ये जो कॉम्बिनेशन है, उसी प्रकार अगर यही रक्त दोष जो है ये यहाँ पे वात दोष में जब दिखाई देता है तो उसके फीचर जो है वो बहुत सारे कुष्ठ की तरफ जाते हैं। स्किन जो है वहां पे बहुत सी बार उसका जो रिप्रेजेंटेशन है डिसीज का वो बहुत बार वात दोष और रक्त ये कॉम्बिनेशन जो है ये जब मिलता है तो वो स्किन पे आया होता है। और यही कॉम्बिनेशन अगले स्लाइड में जैसे मैं बताऊंगा, ये जो है कुछ जगह पे स्लाइड चेंज हो गई है, पित्त दोष अभी दिखाई दे रहा है सब दोनों स्लाइड्स पे। हाँ, दोनों साइड दोनों जगह पे पित्त दोष दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार अब अगर रक्त दोष जो है वो पित्त की नाड़ी पे, पित्त के उंगली पे, मान लो मिडिल फिंगर पे रक्त दोष जो है उसका पल्सेशन आपको फील हो रहा है और वहां पे पाचक पित्त है, तो यहाँ पे आप ऐसा देख सकते हैं बहुत बार कि अम्ल पित्त की जो केस है जिसमें
अम्ल पित्त में जो ऊपर आने वाला पित्त बहुत बार जो रहता है, तो वो जो है वो वहाँ पे पाचक पित्त पे जैसे लगेगा, वैसे अगर दोष नाड़ी देखी जाए तो वहाँ पे उदान और समान ये दोनों जगह पे रह सकती है, और यहाँ पे रक्त धातु में रहती है वो। तो इस प्रकार ये जो है वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, ये तीनों दोषों में 7 धातु जो है वो जैसे फिगर में दिखाई दे रहे हैं उसी प्रकार डिवाइड करके हमें क्यूमुलेटिव एक जो प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे मैंने दोष नाड़ी में आपको प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था, तो वो जो प्लेटफॉर्म था वो दोषों का था। मान लो दोषों का कौन सा टाइप आपको विजिबल हो रहा है, यहाँ पे हमें दूसरा एलिमेंट मिलता है ऑफ द प्लेटफॉर्म विच इज धातु। अभी रस पे रस धातु जो है वो वात पे रस धातु, पित्त पे रस धातु, कफ पे रस धातु, ये तीनों चीज जो है ये एक दूसरे के साथ किस प्रकार कम्युनिकेट कर सकती है या किस प्रकार कम्युनिकेटेड है, ये हमें देखना है। जैसे मैंने अभी बताया कि अम्ल पित्त में जो है वो पित्त दोष में रक्त धातु पे रहने वाली नाड़ी और वात दोष में रक्त धातु के रहने वाली नाड़ी। तो इसमें जो बहुत सी बार स्किन की कुछ भी चीजें हमें दिखाई पड़ती है जिसे हम कुष्ठ बोलते हैं या एनीथिंग विच इज इंक्लूडिंग एलर्जीज, तो वहां पे धातु नाड़ी जो है वो धातु नाड़ी में पित्त जो है, पित्त की उंगली पे रक्त धातु, और सिमिलरली पित्त दोष जो है वहां पे दोष नाड़ी में पाचक पित्त मिलता है आपको। और फिर ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों का, यहाँ पे आपको अम्ल पित्त के लक्षण जो है वो दिखाई पड़ते। अभी इस प्रकार जैसे मैंने आपको बताया कि वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये तीनों दोषों पे, इसमें से कफ दोष पे बहुत कम बार नाड़ी दिखाई पड़ती है, लेकिन कफ दोष पे रक्त और कफ दोष पे शुक्र, जैसे अगले स्लाइड में एक दिखाई देगा आपको, दोनों जगह स्लाइड चेंज हो गई है, दोनों जगह स्लाइड चेंज हो गई है देवदत्त सर। हा होत राहील सर, तुम्ही बोलत राहा, कारण दरवेळेला शक्य नाही आहे हे आपल्याला हे करणं, कारण स्ट्रीम व्हायला वेळ लागतो। ओके, तो अभी हम कफ दोष के यहाँ पे जब नाड़ी देखेंगे तो कफ दोष का जो उंगली है वहां पे धातुओं में रक्त, रस और मेद, ये 3 धातु जो है ये स्पेसिफिकली कफ में अगर दिखाई पड़ते हैं तो बहुत बार उसका जो संबंध है वो कृमि से रहता है। कृमि की नाड़ी जो है जिसका आइडेंटिफिकेशन जो है, इसमें कफ दोष में रक्त, रस, मेद, ये 3 धातु, रस, रक्त, मेद, मैं रिपीट कर रहा हूं, रस, रक्त और मेद, ये 3 धातु ये कफ दोष की नाड़ी पे कॉम्बिनेशन में जब मिलते हैं आपको, इनमें से कोई 2, इनमें से कोई एक, तो बहुत से बार ऐसा आइडेंटिफाई किया गया है कि ये जो नाड़ी है ये कृमि की नाड़ी हो जाती है। कृमि की नाड़ी मतलब कृमि के लक्षण जो है उसमें से शैया मूत्रता से लेके बहुत सारे लक्षण जो है वो कृमि में आते हैं। मतलब कृमिज हृदरोग जो है उसको आइडेंटिफाई करते टाइम हम कृमि की नाड़ी देख सकते हैं। कृमिज शिरो रोग है जिसको आइडेंटिफाई करते टाइम हम कृमि की नाड़ी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन जनरल जो बच्चे हैं 12-15 साल तक के आने वाले, उनमें से बहुत से बार ऐसा रहता है कि उनका जो लक्षण है वो रहता है प्रतिशाय रहता है, कास रहता है, या फिर ज्वर की कुछ हिस्ट्री हमें दिखाई पड़ती है। तो ऐसी बहुत सी जगह पे जब ये हमें दिखाई पड़ता है कि हमारी नाड़ी जो है देखने वाली वो कफ दोष पे रस, रक्त और मेद, ये 3 धातुओं पे जब है, और लक्षण जो है वो भले ही कृमि प्रतिशाय है, कास है या ज्वर की कुछ चीजें हैं, तो वो सब जो है वो कृमिजन्य रहने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। वहां पे ऐसे दिखाई पड़ता है कि भले हमें पेशेंट के कंप्लेंट जो है वो कुछ और बता रहे हैं कि वो क्षय का पेशेंट है, कास का पेशेंट है, प्रतिशय का पेशेंट है, लेकिन बहुत बार उसका रूट कॉज जो है वो कृमि रहता है।
और ये कृमि जो है इसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ये जो नाड़ी हमने अभी बताई, कफ दोष पे रस रक्त और मेद, ये 3 धातु जो है ये अगर लगते हैं और जहाँ पे हम दोष नाड़ी में जाएंगे वहां पे दोष नाड़ी में हम जहाँ पे जाएंगे वहां पे समान अगर है और ये जो कॉम्बिनेशन है ये जो है ये बहुत बार कृमि की तरफ ले जाता है हमें। तो कृमि का डायग्नोसिस करने के लिए जो स्पेसिफिक नाड़ी जो है वो आपको मैंने बताई है अभी, जिसमें एक बार और रिपीट करता हूँ, रस रक्त और मेद ये तीनों धातु कफ दोष की नाड़ी पे जब हमें दिखाई पड़ते हैं तो वो नाड़ी जो है वो कृमि की है। तो ऐसे केस में बहुत बार कृमियों की ट्रीटमेंट करने के बाद सारे लक्षण जो है वो कम हो जाते हैं। तो हमने अभी धातु नाड़ी जो है वो कंसेप्ट जो है वो देख लिए है। जो नाड़ी के 3 जैसे हिस्से, 3 divisions, as I told in the previous lecture, there are 3 basic divisions to identify the pulse or to go with the pulse diagnosis, pulse as a diagnostic tool, of which Dosha Nadi concept was completed in the previous lecture. Dhatu Nadi is completed in this particular lecture right now until this time. So I would like to move to the next topic of the pulse diagnosis or pulse analysis, which is sparsha, feel of the pulse. Till the time the things which we have completed, the dosha nadi and dhatu nadi, there are many things which are at least a bit mechanical in nature, which we can show in the figures like this. Kapha dosha dhatu nadi, there are 7 divisions on kapha finger. Samely pitta dosh, 7 lines or 7 divisions in the pitta finger, 7 divisions in the vata finger. Likewise, there is a division of 5 doshas, 5 subtypes of doshas for the dosha nadi thing. Now we are moving to the next topic of the pulse diagnosis, which is I think the most important or most significant part of the pulse diagnosis, which has to be learned while you are staying with or while you are attending a clinic with your guru, because uh, it is a feel of a pulse. I can try to describe it, but likewise, if I go and describe the sugar is rock sugar is like white in color, and the sugar is hello, sugar is sweet in nature. Explaining a sugar and taking a pinch of a sugar and having taste of it, these two things are different. Though I try to explain you the sugar in whatever manner, it is quite difficult to understand it unless and until you taste it directly. So I will try to explain it as possible for me. तो जैसे मैंने कहा कि मैं प्रयास करूंगा, अभी तक जो हमने देखा देवदत्त सर, आता स्लाइड चेंज होईपर्यंत थांबूया, कारण पूर्णच वेगळा विषय आहे आणि काहीतरी लक्षात आल्याशिवाय पुढे जाण्यात काहीच पॉईंट नाहीये. तर माझ्या मते एका ठिकाणी स्लाइड चेंज झाली आहे, दुसऱ्या ठिकाणी पण झाली की मला तुम्ही सांगा. हा, दोन्हीकडे आली. तो अभी हम शुरू करेंगे पल्स डायग्नोसिस का जो एडवांस नेक्स्ट पार्ट जो है गुणों का. अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको एक पेन
साथ में रखना है, बॉल पेन विथ पॉइंट, आपको एक स्ट्रिंग, दोरा जिसको बोलते हैं मराठी में, वो आपके साथ में रखना है। और तीसरी मैंने चीज क्या बताई थी आपको, पेंसिल। तो ये सब जो है वो आपको फील करने के लिए, जैसे मैं बताऊंगा कि ये जो स्पर्श है ये कैसा है, इसे कैसे फील किया जाता है, तो वो जो फील है उसका कुछ रिलेवेंट फील आपको मिले, इसके लिए ये 3 चीजें मैंने आपको अपने पास रखने के लिए बोली है। ओके, तो हम अभी इसको जो है 8 डिविजन्स जो है बेसिक गुणा पल्स जो है, इसके जो 8 डिविजन्स है बेसिक, उसको देखेंगे एक एक करके। इसमें सबसे पहली जो आती है वो निराम पल्स है, दूसरी जो है साम पल्स है, तीसरी जो है कठिन है, चौथी जो है स्थूल है, पांचवी जो है वो सूक्ष्म है, छठी जो है वो तीक्ष्ण है, सातवीं जो है वो मंद है, और आठवीं जो है वो वेगवती है। तो ये 8 जो है, ये 8 डिविजन्स में, दिस इज कंप्लीटली अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म वेयर यू गेट अ डायग्नोसिस, हाँ देवदत्त सर काय बोलताय, हाँ नाही. मध्येच काही आवाज येत आहे, हॅलो देवदत्त सर. नाही, ते दुसऱ्या ग्रुपमध्ये कोणी बोलत असेल तर प्लीज त्यांना तुम्ही सर सूचना दिलीत तरी चालेल, माईक बंद करा म्हणून. कारण मी जर बोलेन तर मी माईक ओपन करून बोलेनच तुमच्याशी. ओके, अभी थोड़ा सा कहीं से डिस्टरबेंस है, कुछ लोग शायद बीच में कुछ बातें कर रहे हैं या कोई डिस्टरबेंस आ रहा है, तो जो कुछ है आपका जो डाउट्स है, शंका जो भी है, वो सब चीज़ आपको पूछने के लिए आगे टाइम मिलेगा। अभी बज गए हैं 12:04 हो गए। अभी जो है अगले आधे घंटे में मैं इसको जो है जितना है आपको बता के आई विल कंक्लूड द बेसिक थिंग, और उसके बाद हम लोग डिसाइड एक एक आपके जो भी कोई शंकाएं हैं, जो भी कुछ आपको पूछना है, उसके बारे में हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। एक बार अभी गुणा जो है, गुणा एडवांस जो सिस्टम है, जैसे मैं बता रहा था कि इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म। मान लो दोष नाड़ी और धातु नाड़ी, ये दोनों चीज आपको एक प्लेटफॉर्म पे कुछ चीजें एक साथ करके बता रही है, और दूसरा जो है वो गुणों का जो चैप्टर है, ये आपको कंप्लीटली एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म दे रहा है, और ये दोनों प्लेटफॉर्म कंबाइन करके आप एक्चुअल डायग्नोसिस तक पहुंचते हो। तो अभी निराम साम कठिन स्थूल जो है, ये सब स्पर्श जो है, ये जो फील है पल्स का, वो बता के इसका बेसिक डिस्क्रिप्शन में पहले करूंगा। अभी आपके पास जो स्ट्रिंग है, बॉल पेन है, पॉइंट बॉल पेन है, उसका टिप है, और जो पेंसिल है, ये सभी चीजें जो है ये हाथ में लेके आपको उसको फील करना है एक एक करके। सबसे पहले हम साम और निरामता, ये जो है इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। मान लो एक बाल्टी जो है पानी से पूरी भरी हुई है, दूसरी बाल्टी जो है वो पूरी ऑयल से भरी हुई है, दोनों में एक लकड़ी का डंडा है और उसको आप उठाने की कोशिश कर रहे हो। तो पानी से भरी हुई बाल्टी जो है उसको जब आप उठाने का कोशिश करोगे, और तेल वाली जो बाल्टी है उसको जब आप उठाने का कोशिश करोगे, तो ये दोनों में जो डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस है वो आपको साम नाड़ी में और निराम नाड़ी में दिखाई देता है। ये जो सबसे अहम डिफरेंशिएट करने का जो पॉइंट है, जो आपको हेल्दी पल्स और अनहेल्दी या डिसीज्ड पल्स बताएगा, तो सामता और निरामता जो डिफरेंशिएट करना है वो बेसिकली यहाँ पे हो जाता है। इसका और एक डिफरेंशिएशन जो है वो आपको अगर देखना है, तो जैसे आपके सामने अभी 2 चीजें मैंने बताई है, एक तो है आपके सामने बॉल पेन है, और दूसरा जो है वो है पेंसिल। अभी वो पेंसिल जो है, मैं अभी कुछ टाइम के लिए अपना वीडियो ऑन करना चाहूंगा, सभी को वीडियो विजिबल है, मेरे को बताइएगा एक बार। वीडियो विजिबिलिटी के बारे में एक बार बताइएगा मुझे। दोनों मी दोनों सांगतो जगह सर. पे, दोनों जगह पे वीडियो विजिबल है सर? लैपटॉप पे आ गया सर. ओके, मोबाइल पे आ रहा है.
आया है अभी? नहीं, अभी तक नहीं आया है। 1-2 मिनट मैं बताता हूँ आपको आया था। यस सर, आप आने के बाद अपडेट करो, फिर हम आगे चलते हैं। केला वीडियो शेयर? ओके, हाँ किया, मोबाइल पे भी किया। तुम्हाला दोन्हीकडे माझा व्हिडिओ दिसतो कारण सर? ओके, we will wait for another minute to share the video. देवदत्त सर, माझ्या मते दोन्हीकडे झालाय व्हिडिओ येतोय ना? ओके, आता माझ्या हातामध्ये आता जे आहे एक बॉल पेन आहे. तुम्ही याच पद्धतीने आता जी तुमच्या हातामध्ये पेन्सिल असणं अपेक्षित आहे, ती जी आपण ड्रॉइंग साठी वापरतो साधी पेन्सिल जी असते ती पेन्सिल जी आहे ती आपल्याला कशासाठी वापरायची आणि कशा पद्धतीने तो फील जो आहे तो चेक करायचा आहे हे मी तुम्हाला आता सांगतोय. अभी हम इसको ऐसे कंप्लीट लैटरल पोजीशन में देखेंगे. दोनों वीडियोस में विजिबल है? दोनों वीडियो में एक एक बार मैं बता रहा हूँ. अभी ये सर मोबाईल मध्ये व्हिडिओ शेअर नाही झालेला, परत एकदा करा. नहीं, अब तो स्टॉप शेयरिंग म्हणतोय मला उलट. मोबाइल में वीडियो में दिखाई दे रहा है सर? आता दिसतोय? चलो ठीक है सर, आपको देखना जो है वहाँ पे, हाँ दिखला दोन्हीकडे. तो यहाँ पे आपको अपनी तीनों उंगलियां जो है, ये तीनों उंगलियां जो है आपकी, ये इस प्रकार इसके ऊपर आपको रखनी है. अभी मैंने वाघमोडे बोलू नका, ऑडियो बंद करा. तो ये जो है ये तीनों उंगलियां आपको इस प्रकार रखनी है. ये बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन का पार्ट जो है वो यहीं तक है. इसके बाद वीडियो अगर शेयर नहीं भी हुआ, नहीं भी दिखा किसी को, तो वो कोई बहुत बढ़िया अलग बात नहीं है. आपको किस प्रकार इसका फील लेना है वो देखने के लिए अभी आप जब इसके ऊपर हाथ रखेंगे तो ये जो है, ये जब पेंसिल है तो वो पेंसिल जो है वो आपको सर पेन कोपऱ्यात चाललाय. पेन कोपऱ्यात चाललाय. ओके, त्याचा फोन आणि मोबाईलवर दोन्हीवर एकत्र येताना जरा थोडासा एक सेकंड. दोन्हीकडे आता सेंट्रली विजिबल आहे पेन. हा बघायचा अशा पद्धतीने. आता तुम्हाला इथे पेन्सिल असणं अपेक्षित आहे. तर पेन्सिल जी आहे ती जेव्हा तुम्ही हाताखाली ठेवता आणि त्याच्यावरून जेव्हा तुम्ही हात असा आडवा रोटेट करता, मी दोन्हीकडे वेगवेगळ्या पद्धतीने दाखवतोय परत एकदा. तर हा जो पेन्सिलचा टच आहे, हा जो आहे हा तुम्हाला दाखवणारी जी नाडी आहे ती आहे स्थूल नाडी. त्याच्यानंतर पुढचा जो आहे तो तुम्हाला बघायचा आहे बॉल पॉइंट पेन जो आहे, तो बॉल पेन जो आहे त्याच्यावरती असणारा जो स्पर्श आहे, तो जो स्पर्श आहे तो आहे साम नाडीचा.
हेच जेव्हा तुम्ही बॉल पॉइंटचं कुठलंही टिप जे आहे त्याचं, किंवा समजा तो खिशाला अडकवण्याचा जो हा एक पार्ट असतो, कुठलाही पेन खिशाला अडकवण्यासाठी जो एक पार्ट दिलेला असतो, त्याच्या बाजूचा जो पार्ट आहे त्याच्यावरती जेव्हा तुम्ही हात ठेवता तेव्हा हा जो स्पर्श आहे, हा स्पर्श आणि हा स्पर्श याच्यामध्ये जो फरक आहे तो साम आणि कठीण हा जो आहे, बॉलपेनच्या बाजूला असणारा जो गुळगुळीत स्पर्श आहे थोडासा, तो जो आहे तो आहे साम नाडीचा स्पर्श, आणि त्याच्यापेक्षा थोडा कडक हार्ड ज्याला म्हणता येईल अशा प्रकारचा जो आहे तो आहे कठीण नाडीचा. आता ह्याच्यानंतर आपण सूक्ष्म आणि तीक्ष्ण हे दोन जे आहेत याचं आयडेंटिफिकेशन करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. We'll try to identify the Sukshma pulse and Tikshna pulse. After this, you have to take string, which I have already mentioned, you should carry along with it. And in the same manner, we try to touch the pen. The same manner, the string you have to feel with the 3 fingers. With the 3 fingers, the feel which you will get on a string. I don't have a string right now here with me, but I'll just use the line of a mask. So this string, if you feel this your 3 fingers over the string, the kind of pulse, kind of reading which you are taking is of Sukshma pulse. I have explained the Nirama, Sama, Kathin, Sthula and Sukshma until now. Now the tip of the ballpoint pen, this tip, touch your finger to tip of the pen. Touch your finger to tip of the pen. A kind of pricking pulse, kind of a pricking feel which you get with this. It is a picture. It is sharp. It is sharp in nature. तो ये जो है ये तीक्ष्ण नाड़ी हो जाती है. तो हमने अभी निराम, साम, कठिन, स्थूल और सूक्ष्म तीक्ष्ण ये जो है ये 6 चीज देखी है. अभी इसके बाद हमें देखनी जो है वो है मंद और वेगवती. ये दोनों जो है ये नाड़ी गति के अनुसार है. ये जो है ये गुणों में आने का कारण जो है, जो इनका परम्यूटेशन बनता है वो इसमें ये 6 चीजों के साथ ये 2 चीजें जो आती है, ये 6 चीजों के साथ में जो दूसरी 2 चीजें आती है तो उनका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कैसे बने, इसलिए अभी मैं वीडियो शेयरिंग बंद कर रहा हूं दोनों जगह से. तो जैसे हमने देखा निराम, साम, कठिन, स्थूल, सूक्ष्म और तीक्ष्ण ये 6 जो है ये गुण जो है, मतलब जैसे मैंने बोला कि ये फीलिंग है, ये आपको फील हाथों में होनी चाहिए. इसके लिए मैंने कुछ चीजें आपको बताई जिसके द्वारा आपको एक बेसिक अंदाजा आ सकता है कि ये फील कैसी होती है. वैसे मंद और वेगवती ये 2 चीजें जो है ये बची है. मंद जो है वो स्लो चलने वाली जो है वो जो है वो मंद नाड़ी रहती है. इसी प्रकार वेगवती जो है वो स्पीडीली, मतलब उसकी जो नाड़ी की गति है वो नॉर्मल आपकी नाड़ी. हाँ देवदत्त सर. यस. हाँ ये 1 मिनट अभी. तो जैसे ऊपर की 6 चीजें हमने देखी, निराम, साम, कठिन, स्थूल, सूक्ष्म और तीक्ष्ण, यहाँ तक हम पहुंचे अभी. दोनों जगह पे स्लाइड शेयर हो गई है. ओके. डन. तो हम आगे जाएंगे. मंद और वेगवती जैसे मैंने बताया, पहले 6 चीजें हमने जो है वो जैसे कैसे फील कर सकते हैं उसका जो भी आपको बताना था, जिससे जितना तक हो सकता है उतना मैंने बताने का ट्राई किया आपको. अभी मंद और वेगवती है जो मैंने बताया, ये जो है ये नाड़ी की गति से रिलेटेड है. एकदम धीमी गति से चलने वाली नब्ज जो है
वो जो है वो मंद गति नाड़ी रहती है, और जैसे मैंने बोला कि अपने प्राकृतिक गति से बहुत ज्यादा तेज चलने वाली जो है वो वेगवती कहलाती है। अभी ये सब स्पर्श जो है ये मैंने क्यों बताया आपको, तो जैसे हमने देखा कि वहां पे वात के कौन से टाइप कैसे देखे जाते हैं, पित्त के कौन से टाइप कैसे देखे जाते हैं, कफ के कौन से टाइप कैसे देखे जाते हैं, वैसे वो जो एक प्लेटफॉर्म दिया कि वात का कौन सा दोष, पित्त का कौन सा टाइप, वात का कौन सा टाइप और धातु में क्या, ये चीजें आपको एक क्यूमुलेटिवली देंगी एक प्लेटफॉर्म, जहां पे आप देख पाएंगे कि कौन सा रस, कौन सा धातु कौन से दोष के टाइप की वजह से दूषित हो गया, और फिर ये दो जो है ये दो चीज कंबाइन करके आप क्यूमुलेटिवली किसी डिसीजन पे आ सकते हो कि क्या हो गया होगा। उसी प्रकार ये जो 8 चीजें मैंने आपको बताई, ये जो है ये वात के टाइप जो है कौन से बिगड़े हैं, किस चीज की वजह से बिगड़े हैं, वो बता रहे हैं। जैसे मैं आप अभी स्लाइड में देख रहे हो, साम जो है वो जो है साम पल्स इज समान पल्स, मतलब हम धातु में दोष नाड़ी में वात दोष में प्राण उदान अपान समान व्यान, ये चौथे टाइम पे फोर्थ जो डिनोमिनेशन है जहां पे आपको समान की नाड़ी लगती है, वही साम की नाड़ी। जो अगर नाड़ी का स्पर्श साम है और वहां पे दोष नाड़ी में आप जब देख रहे हो तो समान नाम की वायु पे है, तो ये कंफर्मेटरी हो गया कि ये दोनों चीज जो है नाड़ी साम भी है और उधर समान पे भी है, और फिर धातुओं में जहां कहां लगे वो हिसाब से you'll get a cumulative combination। वैसे ही जो कठिन नाड़ी जो है वो अपान की बताई गई है। वात प्रकोप जो है वहां पे स्पेसिफिकली अपान की वजह से रहने वाला जो वात प्रकोप है वो आपको कठिन ये जो स्पर्श है उसकी वजह से दिखाई देता है। तीसरा जो है जो सूक्ष्म नाड़ी जो है, ये सूक्ष्म नाड़ी जो है ये कहाँ कहाँ दिखाई पड़ती है, इसके पहले स्थूल नाड़ी स्किप हो गया, सॉरी। स्थूल नाड़ी जो है वो अभी साम नाड़ी जो है और स्थूल नाड़ी जो है ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड, बहुत थिन लाइन है ये दोनों के बीच में, इसलिए इसका आइडेंटिफिकेशन जो है कोई भी टाइप की क्लेद वृद्धि अगर है शरीर में, फिर वो फॉर एग्जांपल प्रमेह की हो, कुष्ठ की हो, कृमि की हो, कहीं पे भी अगर आप इसका रिलेशन जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन के साथ में कराना चाहेंगे, तो कहीं भी एक्स्ट्रा सेल्युलर वाटर रिटेंशन जो है वो जहां पे आपको दिखाई पड़ता है वहां नाड़ी स्थूल से साम होती दिखाई देती है। अगर कोई आपके पास आया हुआ पेशेंट CRF का है तो उसकी नाड़ी जो है वो कठिन साम, इस प्रकार अपान के क्षेत्र में रहने वाला अवयव और साम, जैसे मैंने लास्ट टाइम दिया था, बोला था विवेचयति मुंचति, ये जो साम के कर्म है वो किडनी में किस प्रकार दिखाई पड़ते हैं, तो ये कठिन और साम ये दोनों एक साथ में जब है, और ये आपको जो है ये स्पर्श जो है ये कोई भी ऐसा नहीं होता कि इसमें से कोई एक ही स्पर्श आपको नाड़ी पे लगता है, बहुत बार ये कॉम्बिनेशन में रहते हैं, और ये कॉम्बिनेशन में रहते हैं तो किस टाइप से रहते हैं ये आप अगली स्लाइड में देखेंगे। कॉलर 72 कोण आहे इकडे, कॉलर 72, कॉलर 72 लूज करा सर, लूज दॅट पर्सन, तो काहीतरी करोनाची माहिती सांगतोय मला, देवदत्त सर। ओके, हा पल्स डायग्नोसिस ऍडव्हान्स, आपण आता आपण पुढच्या स्टेजला जे स्पर्श मी मगाशी समजावून सांगायचा प्रयत्न केला तुम्हाला, ते स्पर्श जे आहेत ते काय काय सांगतात प्रत्येकाचे, म्हणजे आता त्याच्यामध्ये सूक्ष्म जी आहे नाडी ही प्लेन सूक्ष्म नाडी जेव्हा लागेल त्यावेळेला ती उदानाची नाडी आहे म्हणून सांगितलंय। प्योरली सूक्ष्म नाड़ी जो है मतलब जैसे हमने बताया कि स्ट्रिंग जैसा जिसका फील है, अगर वही है थ्रू आउट एक ही फील है नाड़ी में और वो स्ट्रिंग जैसा है तो वो सूक्ष्म है, तो वो उदान की नाड़ी है।
उसके बाद जो तीक्ष्ण है, जैसे मैंने बताया कि टिप ऑफ द बॉल पॉइंट पेन, प्रिकिंग पल्स जिसको बोलते हैं, वो जब है तो वो पित्त की नाड़ी बताई गई है। साम सूक्ष्म ऐसा जो पल्स है, मतलब साम जो बताया वो हमने देखा जैसे पेन का जो आउटर बाहर का जो लाइनिंग है पेन का, पेन का जो आउटर लाइनिंग है वो जो है वो साम है। वो साम सूक्ष्म एक साथ में है तो वो प्राण का पल्स है। साम जिसको बोलते हैं सिर्फ साम पल्स जो है वो समान वायु का, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया था। उसी तरह वेगवती जो है वो व्यान वायु का पल्स है। मतलब व्यान के जो सारे लक्षण है, जैसे हमने दोष नाड़ी देखते टाइम जैसे हमने देखा था कि अगर इंडेक्स फिंगर पे लास्ट जो है प्राणुदान अपन समान व्यान जो है वो लास्ट में आता है। जैसे व्यान का जो पल्स है तब जो चीजें बताई थी वो सारी जो अगर है, वो अगर आपका पल्स जो है वो वेगवती है तो वेगवती पल्स जो है वो व्यान के लिए बताया गया है, और तीक्ष्ण जो है वो पित्त के लिए बताया गया है। इस प्रकार जो 8 स्पर्श है वो इन कॉम्बिनेशन या अकेले अकेले जो है वो वायु के किसी प्रकार को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अनुसार आपको जो है वो ये जो गुणों का जो नाड़ी परीक्षण है वो देखने को मिलता है। अभी हम इसके बाद वाला नाड़ी का जो आखिरी ये है क्यूमुलेटिव आउटकम जिसको बोलते हैं कि किस प्रकार आना चाहिए, कि कैसे कैसे हम चीजें देखते हैं। तो क्यूमुलेटिवली आपको नाड़ी जो है वो क्या बता सकती है, कैसे बता सकती है, उसके लिए ये जो है स्लाइड, इसमें हमने जो तीनों चीजें देखी है, तीनों चीजें जो हमने देखी है, दोष नाड़ी, धातु नाड़ी और स्पर्श नाड़ी, ये जो है ये क्यूमुलेटिवली आपको कैसे क्या क्या बता सकती है। तो दोष नाड़ी जो है वो बिगड़ा हुआ दोषों का प्रकार, हाँ फोनवर काय झालं नाही अजून, केला ना, कट केला कॉल, मगाशीच केला कट, घेतलाच नाही मी, कुठलाच कॉल घेतला नाही आल्यापासून. हा आलाय आता. एक सेकंड ना, मी दुसऱ्या फोनवरून सर फक्त एक फोन कन्फर्म करून घेतो, जरा त्याला सांगतो मग मी कामात आहे, फोन नको करू. काही लोकांना ते कट केलं तरी लक्षात नाहीये. सचिन मी दुसऱ्या कामात आहे, अर्जंट आहे का, तर मी तुला हा पाठवतो. हॅलो सर, दोन्हीकडे विजिबिलिटी आली है, क्यूमुलेटिव आउटकमची स्लाइड आहे दोन्हीकडे. तो अब हम ये जो है डिस्टेंट लर्निंग में जितना कुछ सीख सकते हैं उसका जो आखिरी पर्व जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. उसमें दोष नाड़ी, धातु नाड़ी और स्पर्श नाड़ी, ये तीनों जो है वो आपको क्यूमुलेटिवली एक प्लेटफॉर्म देती है जहां पे हमें बिगड़ी हुई चीजें जो है वो दिखाई पड़ती है. दोष नाड़ी, धातु नाड़ी एंड स्पर्श नाड़ी, these three factors cumulatively give us a platform to judge the outcome of a diseased condition in a body, of which dosha nadi, as we have seen, there are 3 doshas, and each dosha have its 5 subtypes. Accordingly, dhatu nadi, in a dhatu nadi you get 1, 2, 3, 4, whatever amount of dhatus on either pulse of vata pulse or pitta pulse or kapha pulse. In these 3, rasa dhatu in everything is a severity of a disease thing, or severity of what you can say, बिगड़े हुए दोषों का जो प्रमाण है या उसका जो कंसंट्रेशन है या उसका डिसीज मेकिंग कैपेसिटी जो है वो कितना बड़ा है, मतलब बल जो है, दोष बल जो है या व्याधि बल जो है, उसको जज करने के लिए आपको धातु नाड़ी बहुत बार इस्तेमाल की जाती है. मीन्स रसा इन एवरी पल्स, vata pulse rasa, pitta pulse rasa, kapha pulse rasa, if these 3 all are indicative of vitiation of a rasa dhatu, then you get a clear idea that rasa dhatu is of say
उसका बहुत ज्यादा क्षय हो गया है। इसी प्रकार रक्त धातु में देखा जाता है, पित्त पे रक्त, रस पे रक्त, कफ पे रक्त, ये तीनों अगर है तो आप जज कर सकते हो कि ये एनीमिया का केस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, या पांडु के होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, रक्ताल्पता के होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इस प्रकार आपको मिलने वाले प्लेटफॉर्म पे दोष नाड़ी क्या बताती है, धातु नाड़ी क्या बताती है, और स्पर्श नाड़ी में हम वापस दोष नाड़ी के जो टाइप्स है उन्हीं को चेंज करेंगे। दोष नाड़ी के जो टाइप्स है उसमें वाता के जो टाइप्स है वही स्पर्श नाड़ी का जो है, स्पर्श नाड़ी का इस्तेमाल जो है वो पुनः दोष नाड़ी को जज करने के लिए ही है। लेकिन ये क्यों, आप बोल सकते हो कि एक साथ आने वाली, मतलब यहाँ पे कठिन है स्पर्श नाड़ी में, गुण नाड़ी जो जिसको बोला है वो नाड़ी कठिन है, और यहाँ पे वात में आपको अपान पे नाड़ी लग रही है। वात दोष में अपान पे मतलब प्राण उदान अपान, थर्ड जो है डिनोमिनेशन, वहां पे आपको अगर पता चल रहा है तो दोष नाड़ी में अपान जो है वहां पे नाड़ी, और स्पर्श नाड़ी में जैसे मैंने बोला कि कठिन है स्पर्श नाड़ी का, तो आपको कंफर्मेटरी डायग्नोसिस मिल जाता है कि भाई अपान के क्षेत्र में ही इसको कुछ ना कुछ है, गड़बड़ी जो भी है। अभी इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि पहले कौन सा स्पर्श मिलता है वहां से हमको पता चल सकता है कि बिगड़ी हुई चीज जो है वो, मतलब जहां पे व्यक्त हो रही है, मान लो समान और अपान ये दोनों चीज अगर एक साथ में है, तो रस और रक्त ये दोनों चीज एक साथ में है, तो पहले क्या बिगड़ा था, रस की वजह से रक्त दूषित हो गया है, रक्त की वजह से रस दूषित हो गया है, या रक्त की वजह से शुक्र दूषित हो गया है, ये जज करने के लिए हमें धातु नाड़ी जो है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। वहां पे पहले कौन सा स्पर्श है, रक्त शुक्र है, शुक्र रक्त है, रस मांस है, मांस रस है, उस हिसाब से हम जज कर सकते हैं। इसलिए मैंने लास्ट टाइम एक आंसर देते टाइम बोला था कि कितने टाइम तक हमें नाड़ी देखनी चाहिए, कितने ड्यूरेशन क्या होना चाहिए वो नाड़ी का, तो वो तब मैंने बोला था कि 1.5 मिनट मैक्सिमम ड्यूरेशन शुड बी दैट। तो क्यों क्यों उतने टाइम में हमें समझ आ जाता है, समझ आ जाता है उतने टाइम में हमें कि हमें पहले रस लग रहा है, हम जितना ज्यादा टाइम वहां पे रहते हैं, जितना ज्यादा टाइम वहां पे बने रहते हैं, तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। इसलिए 1.5 मिनट तक देख के आपको पल्स छोड़नी है, वापस कुछ टाइम बाद देखनी। मान लो अगर आपको 5 बार देखनी है तो 5 बार देखो, लेकिन 1.5 मिनट से ज्यादा उसको मत देखो। अभी दोष नाड़ी, धातु नाड़ी और स्पर्श नाड़ी जो है यहाँ तक हम आ गए हैं। मेरे ख्याल से जितनी चीजें बतानी थी वो मैंने क्लियर आउट कर दी है। अभी इसके बाद जो केस स्टडीज जो है, ये केस स्टडीज जो है ये आपको एक फॉर एग्जांपल बताने के लिए, ये जो पहला है ये एक केस स्टडी लेके मैं इसको फिर जो लेक्चर जो है वो बताना जो है मेरी ओर से वो सब हम लोग रुक जाएंगे उसके ऊपर, और फिर जो भी क्वेश्चंस है किसी को पूछने, तो वो कुछ क्वेश्चंस आए हैं शायद इनबॉक्स में दिखाई दे रहे हैं, तो इनबॉक्स में कुछ है या फिर किसी को और कुछ पूछना है तो वो हम लोग ले लेंगे आगे। तो जो पेशेंट है, she was a working lady of around say 40 something, 40 42 40 something in the age of 40s, early 40s, you can say 40 41 something. Case was a known diagnosed case of pregnancy induced bone marrow suppression. This is a quite a rare type of disorder, you can say. I have seen only one case in my whole lifetime, that is this one. And even I consulted with some hematologists, then also I got to know that there are very few cases of this particular thing. So we'll go to the pulse reading of the same pulse. स्लाइड चेंज हो गई है दोनों जगह पे, देवदत्त सर? सायली मी एका फोनवर बोलतोय, एक लेक्चर घेतोय झाली केस स्टडीची आयडी आहे. हेलो देवदत्त सर, दोनों जगह पे स्लाइड चेंज हो गई है? हो. So as you can see in the slide,
patient have blood transfusion, means a bag of blood she needed around, say, every 7 to 10 days. She was having a baby of, say, 4 months when she came to me. She came with a lot of reports, the bone marrow. Basically, the bone marrow report is showing that it has stopped producing RBCs. So there are no RBCs. So she needs the transfusion of the blood. When I observed her pulse, her reading was Vata Pradhan Pitta subordinate, Udana Prana Vayu. This is regarding Dosha Nadi, and on the same time, on the Dhatu Nadi, it was Rasa and Rakta. Here, Rasa and Rakta Dhatu, Kshayat Samprapti. Kshay of Rasa and Rakta Dhatu because of Udan and Prive. Stress, nowadays everyone is stressed, so when a careful history of that patient was taken, she told that she was under severe family stress since last 10 years, almost 2 to 3 years before her marriage. And till that, there were so many things going on in her life which impacted on a dhatu. There are multiple facets to this case which we can learn. Why the bone marrow? This can go to her muscle, this can go to her shukra dhatu, this can go to her asthi dhatu. Kha vaigunya is a specialty described in Ayurveda, जहाँ पे पहले कोई भी चीज, कोई व्याधि हो गया है, कोई भी स्रोतस पहले से दुष्ट हो गया है, और वहीं पे कोई भी चीज का पहला इफेक्ट जो है वो पड़ता है, वो उसी जगह पे वापस पड़ता है, तो वो टाइप का डिसीज जो है या उसके सिमिलर चीजों का डिसीज जो है वो होने के चांसेस उस व्यक्ति को ज्यादा रहते हैं। ये मेरे ख्याल से ख वैगुण्य का जो मैंने निकाला हुआ अर्थ है, जो मुझे इस पर्टिकुलर केस में दिखाई दिया। जैसे मैंने हिस्ट्री केयरफुली लिया तो उन्होंने बताया कि हर हीमोग्लोबिन वाज ऑलवेज ऑन द लोअर साइड। अभी इसका ये भी अर्थ हो सकता है कि हर बोन मैरो वाज ऑन अ लो वर्किंग पैटर्न और ऑन अ लो वर्किंग टाइम सिंस लॉन्ग। जब उसको वो ये नया रीजन मिल गया तो उसके बाद वही जो है वो पूरी तरह से सप्रेशन में चला गया। तो ये जो केस है ये हम एज अ एक प्रोटोकॉल केस के, जहां पे कौन सा धातु कौन सा दूष्य पल्स में किस प्रकार दिखा और पेशेंट का केस स्टडी क्या था, ये जो है ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया है। अभी जैसे मेरे ख्याल से बताने जैसा जो था, जितना भी था रस धातु नाड़ी में, दोष नाड़ी में और स्पर्श नाड़ी में गुणों की जो नाड़ी है उसमें, तो वो पूरा जो है वो बता के हो गया है एंड इट इज 12:35 राइट नाउ। तो अभी तो सर हम एक करके क्वेश्चंस ले लेंगे, तो भी कोई क्वेश्चन इसको आप एक तो अपने और पे आए हुए क्वेश्चंस मुझे बताइए, फिर हम उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, यस सर। आपण स्वतःची नाडी बघू शकतो का? कॅन वी सी अवर ओन पल्स? यस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न पल्स डायग्नोसिस। दिन में कम से कम 40 बार हम अपनी पल्स देख सकते हैं, जिसके ऊपर से हमें पता चल सकता है कि पल्स चेंज होती है तो क्या होती है, साम पल्स जो है वो क्या है, सूक्ष्म पल्स जो, अभी सूक्ष्म पल्स के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण, जैसे अभी आपने पूछा ही है क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं तो आपको समझ आएगा सूक्ष्म पल्स कैसे देखी जाती है। अभी जो ट्रेडिशनल पूरनपोली जब बनती है, हमारे यहाँ पे काफी सारे त्योहारों पे पूरनपोली बनती है, तो उसका जो बेस है वो है दाल, चने की दाल जो है वो उसका बेस है। फिर वो चने की दाल जो है वो बेसिकली पहले पकती है, फिर हाँ वो पकने के बाद उसका जो है वो पाउडर जैसा सब बना के, फिर उसमें घी और ये सब डाल के, फिर उसको हम लोग उसकी वापस एक बार रोटी बनाते हैं।
जिसको पूरणपोली बनते। तो ये जो पूरणपोली है ये पचने के लिए काफी हेवी है, और ये हेवी जो है, ये हेवी पूरणपोली जब हम खाते हैं तो खाने के कुछ टाइम बाद जो है वो हो जाती है, शाम हो जाती है। अपनी पल्स जो है खुद की वो कुछ टाइम के बाद हो जाती है शाम। फिर जैसे वो पचने के अगले अवस्था में चले जाती है, वैसे वो हो जाती है, बहुत बार हो जाती है सूक्ष्म, क्योंकि वो पूरणपोली जो है वो बनने के लिए जितना टाइम खाती है, जितना हेवी है वो चीज पचने के लिए। अभी ये जो है, जैसे मैंने ये उदाहरण दिया आपको, तो ये जो चीज है ये सिमिलर चीज है जो नॉनवेज के बारे में भी हो जाएगी। तो सुबह उठते ही, उठने के टाइम यूजुअली जब हमें वेग आया रहता है, कोई भी मूत्र वेग हो, मल वेग हो, तो हमें खुद की पल्स देखनी चाहिए, वो अपान पे लगती है क्या। वेग जो है वो उसका उदीरण और विसर्जन, ये दोनों जो कार्य है ये अपान के क्षेत्र में आते हैं, और सुबह उठने के बाद तुरंत हमें जो पल्स लगती है वो अपान पे है क्या। इस प्रकार खुद की पल्स देख के हम बहुत सारी चीजें पल्स डायग्नोसिस के बारे में देख सकते हैं। How to differentiate कठिन नाड़ी due to old age and कठिन नाड़ी due to अपान वात प्रकोप? यस, ओल्ड एज तो सामने दिखाई पड़ता है। तो जो ओल्ड एज के टाइम में दिखने वाली जो पल्स है वो कठिन है, और अपान वायु से दुष्ट हो गई जो पल्स है वो भी कठिन है। ये दोनों में ओल्ड एज अगर आपको सामने दिखाई पड़ता है तो आपको उसको अपान की पल्स नहीं पकड़ना चाहिए। या फिर ऐसा है कि बहुत बार ऐसा दिखाई पड़ता है कि 22 एज 23 एज में अपान की पल्स है। तो सामने दिखने, जैसे मैंने बोला कि नाड़ी जो है ये एक पैरामीटर है आपको कोई भी चीज देखने के लिए, लेकिन ऐसा आपको 100% के मैं नाड़ी के ऊपर ही निर्भर रह रहा हूं, ये चीज से आप जा सकते हैं ये चीज तक, लेकिन उतना फिर सूक्ष्म होके नाड़ी देखनी चाहिए, बाकी कुछ सूझना ही नहीं चाहिए नाड़ी छोड़ के, तो आपको नाड़ी ये सब चीजें बता सकती है। नहीं तो जैसे मैंने बोला दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही, तो दर्शन में जो है वो सामने आपको दिखाई देता है कि अगर पेशेंट का एज 70 है तो उसकी नाड़ी जो है वो कठिन ही है, लेकिन वो कठिन के साथ में साम है क्या। साम कठिन जो है तो वो आपको समान के क्षेत्र भी लक्षण दिखाएगी, अपान के क्षेत्र के भी लक्षण दिखाएगी। तो वो कठिनता जो है वो सिर्फ वय से आई हुई कठिनता है या लक्षणों से आई हुई कठिनता है, ये आपको दर्शन से समझ में आएगा सामने क्या है। फिर आपको डिसाइड करना है कि अभी मान लो कि वृद्धावस्था में वात प्रकोप जो है वो, जैसे वयो रात्रि भुक्तानंते अंत मध्यादिका क्रमात, ये जो है सूत्र ये हमें सब जगह लगाना है। तो वात का जो काल है जैसे दिन का है, उसी प्रकार वय जो है उसका जो लेटर एजेस है वो अपन, वो जो है लेटर एजेस जो है ये वात के आते, तो तब वात का कठिन नाड़ी रहना ये जो है ये प्राकृत भी है, लेकिन उसके साथ में साम है क्या, वही नाड़ी जो है निराम है और कठिन है, और साम है और कठिन है, ये दोनों में डिफरेंशिएट है। साम कठिन जब आएगा तो वो जो है वो डिसीज कंडीशन बताएगा, और दूसरा जो है वो वृद्धावस्था की वजह से आया हुआ कठिन नाड़ी बताएगा। यस सर। If feel of nadi is sukshma and slippery, how to decipher it? सूक्ष्म एंड स्लिपरी, जस्ट अ सेकंड। सूक्ष्म एंड स्लिपरी, स्लिपरी नाडी काय बाबा, कोणाचा आहे प्रश्न तो? गौतमी शिरवाळकर. गौतमी शिरवाळकर आहेत का, कुठे ऑनलाईन आहेत का अजून, का गेलेत? ठीक आहे, पुढचे घेऊया आपण. हां Sir, is this possible that on same hand vata dosha shukra nadi can also be taken as apana dosha nadi, or dosha nadi and dhatu nadi should always be seen on different hands only? सी आता इसका जो उत्तर है वो देने के लिए हमें पीछे जाके देखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि स्पर्श नाड़ी में आपको ये दोनों चीज एक साथ मिल सकती है, शुक्र पे है और कठिन है तो आप बोल सकते हो शुक्र है और अपान है,
ये तीनों चीज एक साथ बताने का बेसिक रीजन ही यही था कि इसमें कौन सा परमिटेशन कॉम्बिनेशन आपको इस्तेमाल करना है या कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो दिख रहा है सामने। जैसे मैंने पहले भी लेक्चर में बताया कि ये हमेशा सीखते रहने की चीज है। तो कठिन नाड़ी है और शुक्र धातु पे है, तो आप बिंदास उसको पकड़ सकते हैं कि दिस इज अपान एंड शुक्र। इसके लिए आपको दोनों हाथ की देखनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। कठिन नाड़ी जो है वो दोनों हाथ पे फील हो सकती है आपको, जैसे वो दोष नाड़ी में समझेगी वैसे धातु नाड़ी में भी समझेगी। तो कठिन है और शुक्र पे है, तो उसको आप अपान और शुक्र पकड़ सकते हो। लेकिन अगर वो साम है या साम कठिन है और शुक्र पे है, तो फिर आप उसको सिर्फ अपान पे नहीं पकड़ सकते। बहुत बार ऐसे होता है कि इनफर्टिलिटी के केसेस जो है वो इतने दिखाई पड़ते हैं, काफी लोगों में अम्ल पित्त का हिस्ट्री रहता है। अम्ल पित्त ये एज इन पित्त डिफॉर्मिटी में बता रहा हूँ। अम्ल पित्त मतलब अम्ल पित्त व्याधि ऐसे मत पकड़िए आप उसको, ऐसे बोल सकते हो कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जो है वो बहुत सारे इनफर्टिलिटी के केसेस में कॉमनली ऑब्जर्व होते हैं। तो वो जो नाड़ी है वो साम कठिन शुक्र रहती है। नाड़ी साम कठिन है और शुक्र पे है, तो वो शुक्र जो है वो बन नहीं रहा, क्योंकि वो रस से शुक्र तक बनने की जो प्रोसेस है वही बिगड़ी हुई है पूरी तरह से। तो वहां पे बहुत बार शोधन करके फिर भ्रूण देना पड़ता है। ऐसे केसेस में आप कोई भी शुक्र जनन, शुक्र विरेचन, कोई भी दवाई दोगे, कोई भी रिजल्ट दिखता नहीं है। तो दीपन, पाचन, अनुलोमन, ये तीन चीजें जो है वो आपको कोई भी चिकित्सा करते टाइम एज अ बेसलाइन पकड़नी है। और दीपन पाचन जो है वो करने की अवस्था है या नहीं, ये आपको साम और निराम नाड़ी से समझ में आ जाएंगी। उसे जैसे बताया से साम कठिन नाड़ी और शुक्र धातु पे नाड़ी है, तो आप उसको 100% पकड़ सकते हो कि इसको जो है वो डाइजेस्टिव फायर से लेके पूरे धातु का पाचन सुधार के फिर शुक्र पे काम करने वाली दवाई देनी है। एज अ स्टार्ट आप कोई भी शुक्र धातु की दवाई देखिए, उसको काम नहीं होने वाला आपका। और वही नाड़ी अगर सिर्फ कठिन है, साम बिल्कुल नहीं है, कठिन है और शुक्र धातु पे, तो ऐसे केस में आप अपान पकड़ के उसको सिर्फ अनुलोमन दे दो और अनुलोमन के साथ में शुक्र धातु बढ़ाने वाली चीजें दे दो या शुक्र धातु पे काम करने वाली दवाइयां दे दो, इन बेटर रिजल्ट। तो ये जो है ये डिफरेंशिएशन करने के लिए अपान समान, जैसे बोता अपान जो है वो वात का टाइप और शुक्र धातु, लेकिन समान और अपान दोनों पे है और शुक्र धातु पे है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग पद्धति से लेनी चाहिए। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। जर संपूर्ण दिवसाचा विचार केला नाड़ी तर ज्ञान के त्यातही लिए नाडी आध्यात्मिक टच रहना चाहिए क्या? हा प्रश्न सगळ्यात शेवटी येऊ देवदत्त सर, मध्ये कोणीतरी बोलत होता। मी बोलतेय सर, डॉक्टर सृष्टी. जर संपूर्ण दिवसाचा विचार केला तर त्यातही किती प्रमाणात नाडीमध्ये डॉक्टर सृष्टी प्लीज टाईप करून तुमचा प्रश्न विचारा, अजिबात बोलू नका. सगळेजण बोलायला लागले तर इथे किओस होतो. प्लीज तुमचा टाईप करा प्रश्न आणि विचारा, मी सगळे प्रश्न घेणार आहे. सगळे प्रश्न घेणार आहे. सर, नाड़ी ज्ञान के लिए आध्यात्मिक टच रहना चाहिए या नहीं? झालं ना, तो शेवटी घ्यायचा. त्याच्याबद्दल जरा डिटेल, आध्यात्मिक टच म्हणजे काय हे माझ्या दृष्टीने मला समजून सांगू दे लोकांना, ते शेवटी घेऊया. बरं. If the patient is known epileptic and gets episodes intermittently, can Nadi Pariksha indicate that patient is about to land in another episode beforehand? If yes, how so? Yes. यहाँ पे प्राण, रक्त, रस, ये तीन जो है ये फाइंडिंग अगर आपके यहाँ पे है और ये नाड़ी कठिन जब हो जाए, प्राण, रस, रक्त, ये जो है ये आपके नॉर्मल फाइंडिंग्स है कोई भी इपिलेप्टिक पेशेंट के, ये रह सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल फाइंडिंग्स ऑफ एन इपिलेप्टिक पेशेंट आर प्राण, रस, रक्त। ये नाड़ी जब कठिन हो जाए तो आप बोल सकते हैं कि भाई बच के रहो, आपको वापस एपिसोड आने के चांसेस है। ये क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन जो है ये ऐसे कि अपान की गति जो है वो अवरुद्ध होने के बाद उसका जो है रिवर्स इफेक्ट जो है वो उदान पे आता है। उदान का जो काम है वो, जैसे मैंने बोला कि वाक, प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, क्रिया, तो इसमें का जो स्मृति है, इसमें का जो बल है, ये दोनों के ऊपर इसका इफेक्ट दिखाई पड़ता है। अभी इसका जैसे एपिलेप्सी का आप अभी क्वेश्चन आया है, इसलिए ये आयुर्वेदिक तो शब्दोत्पत्ति जो है इसमें ऐसे बताया है कि आत्मा बुद्ध्या समेत अर्थान मनोयुक्ते विवक्षया
मनः कायाग्निम आहन्ति सह प्रेरयति मारुतम मारुतस्तु उरसी चरण मंद्रम जनयति स्वरम। और फिर आगे जो आता है वो सब तालव्य उष्टव्य दंतव्य इस प्रकार है। तो ये जो है ये रीजन आपको बताई पड़ता है कि कोई भी मानस रोग में रोगी जो बड़बड़ाता है वो क्यों बड़बड़ाता है। तो वो बड़बड़ाने का जो रीजन है वो आत्मा बुद्ध्या समेत अर्थात मनोयुक्ते विवक्षा, मतलब आत्मा के द्वारा जो प्रेरणा है वो बुद्धि के साथ होके मनोयुक्ते मनः से सहयोग करके जाठराग्नि, ये जो है ये बहुत स्पेसिफिसिटी है, ये बहुत सारे एपिलिप्सी के केसेस को ट्रीट करने के लिए आपको बहुत काम आती है। ये सिर्फ आयुर्वेद ने बताया है। एपिलिप्सी का डाइजेस्टिव फायर से रहने वाला कनेक्शन और कोई भी शास्त्र एक्सप्लेन नहीं करता, ये हमारी स्पेशलिटी है, ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद। और जैसे मैंने बताया कि आपका क्वेश्चन से मैं डाइवर्ट नहीं हो रहा हूँ, तो नाड़ी जो है वो प्राण रस रक्त ये कॉम्बिनेशन जो है आपको एपिलिप्सी में दिखाई देता है, लेकिन जब इसका स्पर्श कठिन हो जाए, ऐसे नाड़ी का स्पर्श अगर आप देख रहे हैं कि प्राण पे ही है, रस पे है और रक्त पे है, लेकिन ऐसी नाड़ी का पल्स जब आपको अपान पे लगे या गुण नाड़ी में कठिन नाड़ी लगे, तो आप ये जजमेंट ले सकते हो कि इसको अगला एपिसोड जल्दी आएगा या आया है। अभी इसको कैसे जज करेंगे ये मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप उसके ऊपर भरोसा मत करो। आप एपिलिप्सी के पेशेंट देख रहे हो ना, जब वो अटैक में है तो देखिए वो अपान पे है, तो उससे आप जज कर सकते हैं कि इन योर फ्यूचर यू कैन गेट अ नेक्स्ट अटैक। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम माय डियर स्टूडेंट, गर्भिणी स्त्रियों में नाड़ी डिफर करता है या नहीं, लाइक इन दौरुदा अवस्था विल इट डिफर और नॉट? दौरुद अवस्था में नाड़ी श्योरली डिफर करता ही है, और इसके लिए एक्चुअली बहुत सारा सामता के ऊपर का जो काम है, मतलब साम और निराम पल, साम निराम और स्थूल, ये तीनों चीजों में इतना बार देखना। यस सर। नहीं क्या नहीं चालू है। साम निराम और स्थूल ये तीनों चीजें में इतनी बार नब्ज देखनी चाहिए, तो ये डिफरेंशिएशन जो है गर्भिणी वाला जो है वो मालूम पड़ता है कैसे होता है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये जैसे मैंने कितने भी आपको ये गुण एक्सप्लेन किए, ये स्ट्रिंग जैसा देखो, बॉल पॉइंट के टिप जैसा देखो, बॉल पॉइंट जैसा देखो, तो भी ये जब तक आप हाथ के ऊपर लग के नब्ज देखते नहीं कि ये साम है, ये स्थूल है, ये सूक्ष्म है, तब तक वो डिफरेंशिएशन समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन गर्भिणी में बहुत स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन रहता है, और उसका जो है वो स्थूल और साम में डिफरेंशिएशन करना रहता है हमें। गर्भिणी की नाड़ी जो है वो बहुत बार स्थूल होती है। अभी हम जैसे मैंने बोला कि प्रेगनेंसी कंफर्मेशन जो है वो होता है यूजुअली 6th वीक में, यूपीटी जो है वो 4th वीक, 5th और 6th वीक में यूपीटी पॉजिटिव आ जाती है। वहां पे कौन सा हार्मोन, HCG, ह्यूमन कोरियानोगोनाडोट्रोफिन नाम का हार्मोन जो है वो बढ़ता है, यूरिन में ज्यादातर आता है, तो यूपीटी पॉजिटिव आ जाती है। तो सिमिलरली बहुत बार ऐसा फाइंडिंग होता है कि मैं अपने केसेस में जो इनफर्टिलिटी के केसेस है या फिर इन जनरल केसेस है कुछ, तो उनको बोलता हूँ कि अभी आप यूपीटी कराओ, तो अभी यूपीटी कराओ, ये जो है वो स्थूलता में कन्वर्ट होने, वेट जो है, हर नाड़ी जो है वो वेट कैरी करता है अपने साथ। जैसे मैंने उसको रिदम बताया, वो रिदम में दो चीज आई, एक आया मंद और दूसरा आया वेगवती। उसी प्रकार साम और स्थूल के बीच का एक ऐसा स्पेसिफिक वेट आता है नाड़ी को, जो आपको पता था कि ये दिस कैन बी अ प्रेग्नेंट। तो अभी ये चीज जो है ये मैंने और दो तरीके से भी नोटिस किए हैं। जो मिस्ड अबॉर्शन के साइंस जो है वहां पे यूपीटी फॉल्स पॉजिटिव आती है, बट यू डोंट गेट अ डिजायर्ड वेट इन योर पल्स, तो आप बोल सकते हो कि या तो इट इज डिलेड कंसेप्शन, if conception is not occurring between 14 to 21st day, if it occurs after 21 day, it is considered as a delayed conception. This delayed conception leads to a late heartbeat. You see a yolk sac in a sonography but don't see the pulse beat, heartbeat is not there. तो ये इसका जो आइडेंटिफिकेशन है यहाँ पे स्पेसिफिकली दिखाई देता है कि वो नाड़ी में वेट जो है वो नहीं है। तो इस प्रकार गर्भिणी में बहुत सारी, बहुत देयर इज सो मच ऑफ ब्यूटी टू ऑब्जर्व इन द गर्भिणी नाड़ी। इट इज अ कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक। यस सर।
सर वात दोष रसधातु एंड कफ दोष रसधातु नाड़ी यदि साइमल्टेनियसली फील हो रहा है तो ऐसा हो सकता है क्या? अगर यस तो इसके इसे इसे क्षय समझे या वृद्धि? बहुत कम बार ऐसा ही दिखाई पड़ता है, जहाँ पे ये जो है ये मैंने क्षय के केस में आपने जैसे बताया वैसे, लेकिन वो तीनों दोषों में रस धातु पे और रक्त धातु पे वो दिखने वाली नाड़ी थी और बहुत मंद, इतनी मंद कि उसको फील करने के लिए 1.5 मिनट के आखिर के 10 सेकंड में मुझे पता चला कि भाई ये ऐसी चल रही है। तो ये ऐसी होती है और वो क्षय की तरफ जाने वाली ही होती है। लेकिन ये आपने जो स्पेसिफिकली बताया कि रस पे और वात पे रस और कफ पे रस, तो ये एकदम कॉन्ट्रास्ट है। ये यूजुअली दिखते हैं तो वात पे रस, पित्त पे रस और कफ पे रस इस तरीके से दिखते हैं। वात और कफ ये दोनों पे रस धातु जो है ये से यूजुअली फाइंडिंग में नहीं आता है, क्योंकि एक जो है वो पूरा वृद्धि का है और एक जो है वो पूरा क्षय का है। तो यहाँ पे आपको जैसे ये आप धातु नाड़ी के बारे में वैसे देख रहे हैं, वैसे में स्पर्श में वो कहाँ पे है फिर? अगर वो स्पर्श में कठिन है तो वो जो है वो क्षय की तरफ जाने वाली है। अगर वो साम है तो वो वृद्धि की तरफ जाने वाला रस है। यस सर। Is nadi recognition at once or one after another? First flow to recognize rasa plus minus, second for rakta plus minus and onwards, or first whatever dhatu 1 of 7 and First whatever, not to try. नहीं, first whatever dhatu 1 to 7. Okay. Which dhatu doesn't appear prominently? Nothing like that. Majja dhatu doesn't appear that prominently. Rasa, rakta, mouse, med and shukra asti. Majja dhatu is not that prominent. Very less and very specific. Can we see BSL from nadi? It is a matter of experience, you can say. Prameya nadi is very specific, just like Garbhini nadi which I have described. You can get a general idea of a BSL. For exact predictions, few times you get to there, few times you don't get to there. There is no specification that this kind of pulse and 180 sugar, this kind of pulse and 230 sugar, this kind of pulse and 400 sugar. It is not like that. It is not that detailed. But you get an idea that sugar is raised or not. What should we do to do case history first or the pulse first? Or we cross match those? Ideally, if you are a learner and you don't have a direct approach to any kind of a guru or any kind of a person who can teach you pulse diagnosis, then it is better you take the history, then you study the pulse, cross match it, then go ahead. And similar time, after 10 cases, you can go ahead with the pulse first, then take history and cross match it. There is another question from my dear student that Vachanadi ne काय काय करू शकते? What we can understand from Vachanadi and which avasthas or lakshanas we can see from Vachanadi, or rather in which avastha and lakshana we should see the Vachanadi? वच्चानाडी म्हणजे मला कळलंच नाही तुम्हाला काय म्हणायचं. ओके. वच्चानाडी म्हणजे काय? वचनाडी म्हणजे डाव्या हाताची जी नाडी बघतो आपण. हा. याला ऑन द ऑपोजिट साइड आपण जी बघतो नाडी ती. ओके, म्हणजे रेडियल पल्स सोडून जी दुसरी बघतो अल्नर पल्स त्याच्याबद्दल बोलायचंय का? हो हो. नाही, अल्नर पल्स जी आहे ती खरं तर मी ज्या पद्धतीमध्ये बघतो
त्याच्यामध्ये कुठलीही म्हणजे ग्रहबाधा किंवा दोषबाधा ज्या असेल काही आपल्याला आयडेंटिफाय करायची, त्यावेळेला फक्त मी अल्नर पल्स बघतो. आणि पण त्याचंही प्रमाण जे आहे ते असंच आहे, म्हणजे इट इज 1 in you can say 100. How to differentiate between क्षय and वृद्धी? निराम आणि सामता सगळ्यात पहिला मुद्दा. आणि क्षयाची नाडी जी आहे ती सूक्ष्मतेकडे जाणारी असते आणि वृद्धीची नाडी जी आहे ती सामतेकडे जाणारी असते. In anemic cases, can the pulse be felt on Ranjak Pitta? Not to my specification. I haven't observed it. ती खूप वेळेला पाचकामध्येच असते. पाचकामध्ये, रक्तामध्ये आणि बऱ्याचदा आपानामध्ये असते. आता ती कशी असते किंवा काय त्याचं आयडेंटिफिकेशन, तर बऱ्याचदा असं बघायला मिळतं की पांडूचा जो पेशंट आहे तो खूप वेळेला क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन मध्ये पण असतो. त्यामुळे रंजकम रसरंजनात असं जरी स्पेसिफिक असलं तरी तेवढ्या प्रमाणामध्ये पांडूच्या पेशेस मध्ये मला नाही सापडलं. How many variations can we see in a day, and how to finalize our observation? काय परत एकदा? How many variations we can observe in a day about nadi, or rather there are any variations in nadi in a day, and how to finalize the reading? हाऊ टू फायनलाइज रिडिंग, त्याच्यामध्ये बेसिक बघता काय येऊ शकतं, जसं मी मगाशी म्हणलं तसं सकाळी उठल्यानंतरची जी आहे वेगाची जाणीव झालेली असते आणि त्याचा स्पेसिफिक संबंध आपणाशी आपल्याला माहिती आहे. त्यावेळेला ती आपणावरची नाडी आहे का बघत राहायचं. त्याच्यानंतर साधी साधी गोष्ट की भूक लागली आहे मला, भूक लागल्यानंतर नाडी क्षयाकडे जायला पाहिजे, खाल्ल्यानंतर नाडी वृद्धीकडे जायला पाहिजे किंवा सामतेकडे जायला पाहिजे. अशी एन नंबर ऑफ व्हेरिएशन्स ऍक्च्युली स्वतःच्या छतावर आपल्याला बघता येऊ शकतात. एक सेकंड ना. हॅलो सदाशिव पेठेत आहे मी, 2 वाजता या. नाही संध्याकाळी जास्त अवघड आहे, दुपारी चालत तर मी 2 ते 4 आहे. हो या. खूप व्हेरिएशन्स बघता येतात आपल्याला, फक्त आपल्याला ते व्हेरिएशन्स बघायचा एक नाद लागायला पाहिजे. नाडी 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 जसा एखादा सांबाराचं जर चपल्यावर जसं म्हणतो आपण, किती छान माणूस असला, किती छान बाई असली तरी तो पायाकडे बघतो, तसं नाडी वेडा जो असतो तो आपला उठला की बसलाय बघतो काय झालंय, असं दिसतंय का, भूक लागली का, आता काय दिसतंय, पोट भरले का, आता काय दिसतंय, झोप आली आहे का, आता काय दिसतंय, असं ते करत राहिलं तर होतं. सो एन नंबर ऑफ व्हेरिएशन्स, टेक्निकली तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की एन नंबर ऑफ व्हेरिएशन्स कॅन बी ऑब्झर्व. अनुलोम और प्रतिलोम क्षय में how to do nadi pariksha, and is that differ? अनुलोम आणि प्रतिलोम क्षयामध्ये असं आहे की एकतर नाडी जी आहे ती क्षयाकडची जी आहे ती खूपदा 3-3, 4-4, 5-5 धातूंवर ऍट अ टाइम लागते. म्हणजे ती आता स्पेसिफिकली प्रतिलोम क्षयामध्ये लागताना शुक्र मांस लागते आणि अनुलोम क्षयामध्ये लागताना रस मांस आणि शुक्र लागते. याच्यामध्ये मी तुम्हाला जसं म्हणलं मगाशी की नाडीवरती हात ठेवल्यानंतर पहिला मला कुठला स्पर्श लागतोय ह्या ऑब्झर्वेशनचा पार्ट आहे की मी पहिल्यांदा हात ठेवला की मला रस मांस लागला, मग शुक्र लागलाय, आणि मी हात ठेवल्या ठेवल्या मला शुक्र लागला आणि मग मांस लागलाय. तर हे जे आहे अनुलोम प्रतिलोम मध्ये बघायला मिळतं. खूप साऱ्या केसेस काही मी बघितलेल्या नाहीत, पण जे काही फाइंडिंग्स आहेत ती साधारण आता बघितली त्या स्वरूपाची आहे. गर्भधारण and गर्भपात can those be observed in nadi? हो मगाशी सांगितलं तसंच आहे.
मगाचा प्रश्न त्याचं उत्तर आलेलं आहे. गर्भपात आणि गर्भधारणा त्याच्यामध्ये मी म्हणलं तसं की नाडीचं जे वजन आहे स्पेसिफिक त्याची एक काय म्हणतात त्याला ग्रॅव्हिटी असते त्या नाडीला, ती तुम्हाला सामतेपेक्षा वेगळी डिफरन्शिएट करता येते आणि करावी लागते. ती जी आहे ती तशा पद्धतीने आयडेंटिफाय करता येते की त्याच्यामुळे तुम्हाला कळू शकतं की आता रिसेंट माझे एक पेशंट होती, तिला डिलेड कन्सेप्शन होता. 45व्या दिवशी तिने सोनोग्राफी केली. तिला मी सांगितलं होतं की मला वाटतं की तुझी UPT जरी पॉझिटिव्ह असेल तरी त्या पद्धतीने मला वाटत नाही की हे कन्सेप्शन आहे. सो बघूया आपण, पण तू सोनोग्राफी करून बघ. तिचं फाइंडिंग अशा पद्धतीचं होतं की देअर इज अ कन्सेप्शन बट नो हार्टबीट. आणि त्याचं हे असं की 42व्या दिवशी साधारण 6व्या आठवड्यामध्ये हार्टबीट आलेली असते. 6 ते 7व्या आठवड्यामध्ये हार्टबीट येतेच. आणि ती जर तुम्हाला नाडीमध्ये तेवढं वजन नाही येत तर ती फील होताना लक्षात आहे की इट इज अ साइन ऑफ मिस्ड अबॉर्शन. कन्सेप्शन झालं पण कुठेतरी त्या दोन्हीची एकत्रितपणे असणारी धारणा क्षमता जी आहे, जसं मी मागे मांस धातूची नाडी आणि शुक्र धातूची नाडी एक्सप्लेन करताना एकत्रितपणे सांगितलं होतं की हे दोन्ही जेव्हा इन कॉम्बिनेशन आहे तेव्हा त्याची धारणाची क्षमता जी आहे ती कमी गर्भाशयाची. त्यावेळेला खूप वेळा असं दिसतं की हार्टबीट नाही येत. आणि मग त्या डिलेड कन्सेप्शन मध्ये डिलेड ओव्ह्युलेशन, डिलेड कन्सेप्शन, सो नो हार्टबीट. तर बघा. येस सर. तर हा सर, प्रश्न संपलेले आहेत. ते मगाशी कोण होत्या बाई? श्रुती. त्यांचा झाला बी. ओके. आता तो अध्यात्मवाला कोण होता माणूस? असू द्या, म्हणजे त्याच्यात तो प्रश्न मुख्य आहे की अध्यात्माचा आपल्याला याच्यामध्ये आता याच्यामध्ये मी तुम्हाला क्या रोल रहता है, अध्यात्म का क्या रोल रहता है हा क्वेश्चन आता एक्सप्लेन करूया आपण. अध्यात्म म्हणजे काय हा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे याच्यामध्ये. म्हणजे आध्यात्मिक बैठक म्हणजे मी काहीतरी साधना करतो, मी काहीतरी जप करतो आणि कुठल्या तरी म्हणजे महाराजांकडे जातो म्हणा किंवा असं काहीतरी जे आहे ह्याचा अध्यात्माशी संबंध लावण्यापेक्षा अध्यात्माचा जो संबंध आहे तो स्वतःच्या मनाच्या असणाऱ्या निर्मळतेशी जर लावला की समजा मी चुकीचं वागलोय तर ती चूक मला स्वतःला मी चूक म्हणून ऍक्सेप्ट करून 10, 20, 50, 100 लोकांसमोर सांगायला तयार आहे का की हा बाबा ही चूक माझ्याकडनं झाली, काय करायचं सांगा. तर रॅदर दॅन कुठले तरी काय म्हणता येईल त्याला की साधना करण्यासाठी ध्यान करणं किंवा ह्याच्यापेक्षा साधना म्हणून केलेल्या प्राणायामाचा आणि नाडी परीक्षणाचा जास्त चांगला संबंध आहे. हे मी स्वतः गेल्या बऱ्याच काळामध्ये ऑब्झर्व करतोय की कसं आहे प्राणायामाच्या बाबतीमध्ये प्राणायाम म्हणजे प्राणावर मिळणारा आयाम हा जो आहे, प्राण आणि मन हे दोन्ही जे आहे हे एकमेकांशी संबंधित आहेत. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी आहे की बाबांनी शिकवलेल्या फिलॉसॉफी किंवा मेथडॉलॉजीनुसार आपण जसं रक्त जे आहे, रक्तवाहिनी जेव्हा आपण बघतो नाडी परीक्षणामध्ये तेव्हा ती रक्तवाहिनी जशा पद्धतीने कॅल्शियम, आयर्न, फोलिक ऍसिड, हॉर्मोन्स अशा गोष्टी जसं कॅरी करत असतं तसं राग, लोभ, द्वेष, मत्सर ह्या सगळ्या गोष्टी पण ते कॅरी करत असतात. मनाच्या बाबतीमध्ये मन सूक्ष्म करण्याची जी काय प्रोसेस तुम्हाला जमेल ती जर करत राहिलं तर त्याचा नाडी परीक्षेशी 100% चांगला संबंध येतो. म्हणजे मी जर एक वैद्य आणि मी चिडचिडा आहे, कुठेतरी कटकट करून आलोय आणि माझं मन ताळ्यावर नाहीये तर ती नाडी परीक्षा जी आहे ती मी किती आध्यात्मिक साधना करणारा जरी असेल तरी त्यावेळेला मला फोकसच होऊ देत नाही. आणि माझी सूक्ष्म होण्याची प्रोसेस जेवढी चांगली तेवढी नाडी मला जास्ती चांगली कळते. हे बाबांच्या फिलॉसॉफी प्रमाणे तर असं आहे की तुम्ही नाडी बरोबर पेशंटच्या हृदयात प्रवेश करता आणि तिथून त्याच्या मनाचा ठाव घेऊन तुम्हाला इतर गोष्टी ज्या आहेत त्या पुढच्या कळत असतात. मनाचा ठाव तुम्ही एकदा घेतला तिथे की त्याच्याबरोबर ती नाडी सगळं सांगते. मग ती मन सांगते की हा पेशंट चिडलाय का, कुठल्या प्रकारच्या डिससॅटिस्फॅक्शन मधून हा आजार तयार झालाय का, मग ते डिससॅटिस्फॅक्शन जे ते कुठल्या कामाच्या स्वरूपाचं आहे, घरातल्या स्वरूपाचं आहे, कौटुंबिक आयुष्यातलं आहे, कुठल्या प्रकारचं आहे हे सांगण्यासाठी पुन्हा तुम्हाला त्या सूक्ष्मतेचा फायदा नक्की होतो. त्यामुळे आध्यात्मिक बैठक जी आहे त्याचा आणि नाडी परीक्षेचा संबंध असतो का तर असतो.
पण तो कशा पद्धतीने असतो, तर माझ्या दृष्टीने त्याचं आयडेंटिफिकेशन जे आहे ते जास्त प्रमाणात त्याचं सूक्ष्म होण्याकडे किंवा स्वतःच्या मनाची सूक्ष्मता जी आहे किंवा एक ट्रान्सपरंटली स्वतःला बघणं ही जी काय प्रोसेस आहे ती जेवढी छान जमू शकते किंवा जेवढी चांगली बघू शकतो आपण, तितकं आपल्याला नाडी परीक्षणामध्ये त्याचं रिपरकेशन चांगलं बघायला मिळतं, की त्यामुळे झालेल्या ज्या काय आपली रिडिंग्स आहेत ती जास्त चांगली येतात, जास्त ॲक्युरसी वाढते त्याच्यामधली. ह्या गोष्टी नक्की बघायला मिळतात. पण आध्यात्मिक असं त्याला एक काय म्हणतात त्याला चौकट लावली म्हणजे काय, तर बाबा मी सकाळी अथर्वशीर्ष म्हणेन, संध्याकाळी रामरक्ष म्हणेन किंवा अजून काय जे काय सांगितलेल्या गोष्टीत हे करू नका असं माझं म्हणणं नाही. कुठेही याला तुम्ही चुकीच्या पद्धतीने घेऊ नका. ज्यांनी प्रश्न विचारला त्यांनी, जे कोणी ऐकतात त्या सगळ्यांनी, की ह्या गोष्टींचा फायदा नाही असं माझं म्हणणं अजिबात नाही. ह्या गोष्टींचा फायदा नक्की होऊ शकतो, पण त्यापेक्षा जास्त फायदा प्राणायामाचा होतो. कारण मन सूक्ष्म करणं ही प्रोसेस जितकी छान जमेल, कारण काय आयुर्वेदाने सांगितलं काय, मन एक आहे, नित्य आहे, विभू आहे. म्हणजे काय, तर पेशंटचं असणारं मन, माझं असणारं मन, बाजूच्या झाडावर बसलेल्या पक्षाचं मन, हे सगळं मन म्हणून मन ह्या कॅटेगरीमध्ये जेव्हा एका त्या मनाच्या फक्त प्लॅटफॉर्मवर येईल तेव्हा आपण सगळे एकच आहोत. ही गोष्ट जी ही तुम्हाला दूतनाडीमध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने ऑब्झर्व्ह झालेली बघायला मिळते, की दूतनाडीमध्ये जेव्हा पेशंट सांगतो की अरे असं असं आहे, क्रिटिकल केस आहे, ती जाणार आहे का, वाचेल का, ह्याच्यासाठी तुमच्या सूक्ष्मतेमध्ये तुम्हाला सूक्ष्म होण्याची प्रोसेस जेवढी चांगली, जेवढी फास्ट जमते, तेवढं तुमचं रिडिंग जे आहे ते ऍक्युरेट येणार आहे. मग हे ऍक्च्युअल नाडी परीक्षेमध्ये पण आहे, दूतनाडीमध्ये पण आहे. पण ह्याचा संबंध डायरेक्टली आध्यात्मिकतेशी जोडावा का, तर तो ज्याचा त्याचा विषय आहे. मी असं सांगेन की अध्यात्म म्हणजे काय, कुणाच्या अध्यात्म न पडणं हे सगळ्यात पहिलं अध्यात्म. आणि हे जर आपल्याला जमलं तर आपलं मन सूक्ष्म होणार आहे, आणि हे जर आपलं मन सूक्ष्म झालं तर आपल्याला नाडी परीक्षा चांगली येणार आहे. जर आपण डोक्यामध्ये ग्रजेस घेऊन बसलोय, जर आपण डोक्यामध्ये काहीतरी कचरा घेऊन बसलोय, जर आपण आपल्या स्वतःच्याच मनामध्ये अव्यक्त भावना ठेवल्यात, तर आपल्याला नाडी परीक्षण जे आहे ते जमणं फार अवघड आहे. येस सर. So shall we wind up? Yes sir. Okay. Do you mean mechanical pranayama more reliable or useful than physiological psychological assessment of? अरे बाबा, सायकोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ अ पेशंट आणि मेकॅनिकल प्राणायाम डॉक्टरनी करायचा याचा काय संबंध आहे? मी सांगितलेल्या गोष्टीचा अतिशय स्वच्छ असा उद्देश आहे की प्राणायाम जो आहे तो तुमच्या तुमच्या स्वतःला सूक्ष्म करण्यामध्ये मदत करेल, आणि ती सूक्ष्मता जी आहे ती सूक्ष्मता जी ती तुम्हाला नाडीचा रिडिंग जे आहे, मग त्या रिडिंग मध्ये पेशंटची सायकोलॉजिकल असेसमेंट आलीच ना. सायकोलॉजिकल असेसमेंट मी तर म्हणतो की एव्हरी डिसीज इज सायकोसोमॅटिक इन नेचर. साईक पार्ट किती आहे हे माणसाच्या सत्वावर अवलंबून आहे. तो जर हीन सत्व आहे तर त्याचा साईक पार्ट जो आहे तो 85% असतो, 15% त्याला पॅथॉलॉजी असते. तर तो सांगतो असं की मी डायरेक्ट मरणार आहे. मग हे जे आहे हे आयडेंटिफिकेशन तुम्हाला करण्यासाठी की त्याचं सत्व कसं आहे, त्याच्यासाठी तुम्ही स्वतःच्या सत्वावर काम केलेलं असायला लागतं. आणि ते जे काम आहे ते जसं रामरक्षानी होतं किंवा इतर सगळ्या आध्यात्मिक गोष्टींनी होतं, तसं प्राणायामानी पण होतं. प्राणायाम ही त्यातल्या त्यात करायला प्रोसेस सोपी आहे, कोणीही करू शकतं. बेसिक स्टडी जे आहेत ते अगदी सहज अवेलेबल आहेत. मग त्याच्यापेक्षा आध्यात्मिक म्हणलं की त्याला एक वलय आलं, त्याला एक ग्लोरिफिकेशन आलं, तर ते जे आहे ते प्रत्येक वेळेला नाडी परीक्षेबरोबर जोडायलाच पाहिजे असं कंपल्शन नाहीये. ते नको असं माझं म्हणणं नाही. इट इज व्हेरी युजफुल फॉर अ डीपर अंडरस्टँडिंग. म्हणजे ती नाडी तुम्हाला डायरेक्ट बीएसएल दाखवेल का, तर हा मग ती तुमच्या साधनेचा पार्ट आहे. दॅट इज आर्ट. अगेन ही जी काय नाडी परीक्षा एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न केला ती सर्वसामान्यपणे प्रत्येक कुठल्याही प्रकारच्या वैद्याला येईल का, तर त्याला हे सगळं त्यांनी मेकॅनिकली करायचा प्रयत्न करावा. आणि मग त्याला जर त्याच्यातली एक्सपर्टी पाहिजे तर ती एक्सपर्टी जी आहे ती मग तुम्ही म्हणजे इट बिकम्स आर्ट. जसं परवा मी अजून एका माणसाचं वैद्याचा नाडीबद्दलचं मत वाचलं तर ते मला पटलं की इट इज अन इंडिव्हिज्युअल आर्ट, आणि ती डेव्हलप करावी लागते. ती डेव्हलप करण्यासाठी तुमची तेवढी स्वतःची इच्छाशक्ती पाहिजे, आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला तेवढ्या प्रमाणात गोष्टी गिवअप करण्याची तयारी पाहिजे, तर ती आर्ट म्हणून डेव्हलप होईल. पण बेसलाईन स्टडी म्हणून मी सांगितलेल्या गोष्टी ज्या आहेत त्या फॉलो करून आपल्याला तेवढं नक्की जाता येईल तिथपर्यंत. ठीक आहे सर. येस.
तो आयुर्वेदीय पुणे एवं आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित ये आयुर्वेदीय अभ्यासमाला में आज का जो व्याख्यान वैद्य निखिल पेंटे सर ने दिया है, उसके लिए हम आयुर्वेदीय के तरफ से और आयुर्वेद टीचर्स एसोसिएशन के तरफ से उनका आभार प्रकट करते हैं। सभी श्रोतागण जो है वो आपके बहुत आभारी रहेंगे सर। धन्यवाद। हेलो देवदत्त सर।